हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 12 केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का नेक्स्ट वाला पार्ट। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे जाके एक बार वो वीडियो को देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे बेसिक पार्ट्स कवर कराए थे। अब कैसा है ना, अगर हम लोग बेसिक नहीं देखेंगे और डायरेक्टली हाई वाले सेक्शन पे जंप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेशंस आ सकते हैं पढ़ने में। तो इससे बेटर है कि हम लोग एक बार वो बेसिक पार्ट को देख ले। तो एक बार जल्दी से जाके फटाफट से वो बेसिक वाले पार्ट को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई ये। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइज, वो है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। वो है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, नाम इक्विलिब्रियम तो जाना पहचाना सा लग रहा है, इक्विलिब्रियम नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम होता क्या है भाई, क्या होता है इक्विलिब्रियम? चलिए देखते हैं ना। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, एक बार मैं लिख देती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। द स्टेट एट विच the concentration of product and reactant do not vary with time, do not change with time। change को आप vary भी लिख सकते हो। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, एक ऐसी स्टेट जिसपे आपका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता। फिर से सुनो, एक ऐसी स्टेट जिसपे आपके जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता। ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट, इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी डेफिनेशन को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। हमें ये दोनों वे पता होने चाहिए। दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्यों मैम एक डेफिनेशन याद किया तो चलेगा नहीं क्या? अरे भाई दौड़ेगा, चलेगा क्यों नहीं, दौड़ेगा। लेकिन कहना मुझे ये है, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपको एक ही डेफिनेशन पता है तो आप एक ही टाइप से उस आंसर सोच पाएंगे। बट अगर दोनों डेफिनेशन पता है तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर दे दे आपको तो आप यूं कर डालेंगे, क्योंकि आपको दोनों डेफिनेशन इक्विलिब्रियम स्टेट की पता है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम स्टेट एकदम यूं लगा सकते हैं। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई, इसको एक और तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेट एट विच। इसको एक और तरीके से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेट एट विच the rate of forward and backward reaction or reverse reaction becomes equal is called as equilibrium state। अब इसका कहना यहाँ पे ये है, एक ऐसा स्टेट जिस वक्त आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए, ऐसे स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी आपका रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी को आप रिवर्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप इक्विलिब्रियम ही बोलते हो। तो मैंने दो टाइप से डेफिनेशन को जाना। पहला वे ये है, दोनों वे पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही। पहला वे आपको ये बताता है, एक ऐसा स्टेट जिसपे आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता टाइम के साथ, ऐसे स्टेट को भी हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। सेकेंड वे ये है इस डेफिनेशन का, एक ऐसा स्टेट जब आपका रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे स्टेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं।
समझे या नहीं समझे भाई? लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने ये वाले इक्विलिब्रियम स्टेट को तो देख लिया। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैम आप तो बड़े बोल रहे थे कि हम लोग बहुत सारे ये देखने वाले हैं क्वेश्चंस वगैरह। अरे भाई देखने वाले, जैसे कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम स्टेट समझा दिया कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। मैंने आपको इक्विलिब्रियम स्टेट के दो पॉइंट्स भी समझा दिए। अब हम लोग चलिए करते हैं एग्जाम्पल को कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप के ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई इस पार्ट को फटाफट से। चलिए अब मैं आपका एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल गाइस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जो भी आपका N2O4 है वो डिसोसिएट हो रहा है। N2O4 जो है भाई वो डिसोसिएट हो रहा है और वो आपको दे रहा है ट्वाइस ऑफ NO2, ठीक है। ये है आपका N2O4, ये है आपका NO2, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि जो भी सीधा एरो होता है, याद करो मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था, जो भी सीधा एरो होता है उसी को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो भी उल्टा एरो होता है उसको आप बैकवर्ड रिएक्शन भी बोलते हो और रिवर्स रिएक्शन भी बोलते हो। तो आप इसको बैकवर्ड रिएक्शन भी बोलेंगे और आप इसको रिवर्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। जैसी आपकी इच्छा, आप बिल्कुल उसी तरीके से इसको बोल सकते हो। समझे या नहीं समझे? तो अभी आप लोगों को फिलहाल इतना समझ में आया कि यहाँ पे आपने N2O4 एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है। उससे आपको NO2 मिल रहा है। N2O4 से जब NO2 मिलता है वो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं इस डायरेक्शन से देख के आपको बता रही हूँ। चलिए अब अगर सपोज मुझे इसके लिए दो स्टेटमेंट लिखने हैं, अगर मैं बोलती हूँ एट इक्विलिब्रियम, अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या क्या होगा, तो सबसे पहला चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो ये है कि जो भी आपका कंसंट्रेशन रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है। जो भी आपका कंसंट्रेशन है N2O4 का और जो भी आपका कंसंट्रेशन है NO2 का, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होंगे। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे भाई देखो, द स्टेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट डू नॉट वेरी विथ टाइम, वही वाली चीज है, बस इसको यहाँ पे लिखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? N2O4। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? NO2। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? डू नॉट वेरी विथ टाइम, डू नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे MCQ के आंसर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि जो N2O4 का कंसंट्रेशन है और जो NO2 का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ वेरी नहीं होगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो? सेकेंड स्टेटमेंट आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जो भी आपका रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो भी आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो क्या रहेगा? वो रहेगा इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रिएक्शन भी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि जो भी आपका रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। समझे या नहीं समझे भाई? लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। अब इसी फॉरवर्ड रिएक्शन को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वो भी जरा देखना। अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें आपका क्या फॉर्म हो रहा है? इसमें आपका NO2 फॉर्म हो रहा है। जरा ध्यान दो, ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये है भाई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका NO2 फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि फॉरवर्ड में NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड का एरो इस तरफ है, इस तरफ, मतलब NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ बैकवर्ड की, तो बैकवर्ड में किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई? बैकवर्ड में आपकी N2O4 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। समझे या नहीं समझे? तो बस आपको इतना ही याद रखना है।
फॉरवर्ड में NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 भी लिख सकते हो, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अब हम लोग सारे के सारे आगे के पार्ट की तरफ। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग एक और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही दोनों पार्ट्स का यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं उस चीज़ को। चलिए अब मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 को, और आपका एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है कि जो भी आपका ट्वाइस ऑफ HI है उसी से आपकी दो चीज़ें होती है, एक होता है H2 + I2। तो ये है आपकी रिएक्शन। ठीक है, ट्वाइस ऑफ HI से आपको मिल रहा है H2 + I2। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि जो भी इस साइड का एरो होता है, अगर मैं इस साइड से देख रही हूँ तो जो भी मेरा इस साइड का एरो होता है वो कौन सा होता है, फॉरवर्ड। तो ये रहेगा आपका फॉरवर्ड, ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अगर मैं बात करती हूँ उल्टे साइड की, उल्टे देखो, ये साइड जो है ये फॉरवर्ड है, ये साइड जो है ये बैकवर्ड रहेगा। इसी को आप बैकवर्ड के साथ साथ और क्या बोल सकते हो, रिवर्स रिएक्शन। तो इसको आप बोलेंगे बैकवर्ड, और इसी को आप रिवर्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। समझे या नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करती हूँ, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका ये है कि जो भी आपका कंसंट्रेशन है HI का, जो भी आपका कंसंट्रेशन है H2 का, जो भी आपका कंसंट्रेशन है I2 का, देखो कंसंट्रेशन ऑफ HI मतलब रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 आपके प्रोडक्ट है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहला स्टेटमेंट क्या है आपका कि जो भी आपका कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो बस मैं वही लिखने वाली हूँ, डू नॉट वेरी विद टाइम। डू नॉट चेंज भी लिख सकते हो, और चेंज के लिए एक और ऑप्शन क्या है, डू नॉट वेरी विथ टाइम। तो फिलहाल मुझे दो चीज़ें समझ में आई कि पहली चीज़ मुझे ये समझ में आई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करता है इक्विलिब्रियम स्टेट। सेकंड कंक्लूजन और क्या निकाल सकते हो आप? सेकंड कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि जो भी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो भी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बिल्कुल यही वाली चीज़ है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका जो HI है वो टूट रहा है H2 और I2 में। देखो ज़रा, अगर मैं इस फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करती हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करती हूँ तो जो भी मेरा HI है वो टूट रहा है दो चीज़ों में, H2 और I2 में। तो इसी फॉरवर्ड रिएक्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI भी तो इसको लिख सकते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग? क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका HI टूट रहा है H2 और I2 में, इसलिए आप उसको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI भी लिख सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ बैकवर्ड रिएक्शन की, अगर मैं अब बात कर रही हूँ आपके बैकवर्ड या तो फिर रिवर्स रिएक्शन की, तो बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली आपका H2 और I2 कंबाइन हो रहा है ना। बैकवर्ड रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, H2 और I2 कंबाइन हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से राइट हैंड साइड से, तो आपका H2 और I2 कंबाइन हो रहा है। तो आप इसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड I2। H2 और I2 का रेट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो भी तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन ही का रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर में आ सकता है घुमा फिरा के, है चीज़ सेम ही, लेकिन एक डेफिनेशन से हज़ारों क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रिएक्शन के फॉर्म में, वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ले लो अब इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम वो ग्राफ तो पहले लिए नहीं। अरे भाई, बुक वालों ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है, उन्होंने पहले टॉपिक देना चाहिए था, बाद में ग्राफ देने चाहिए थे। उन्होंने क्या किया, पहले ग्राफ दे दिया। मतलब
और आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं वो लोग, और बाद में वो लोग वो थ्योरी दे रहे, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी अनफेयर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस थ्योरी पार्ट को देखते हैं। अगर उस थ्योरी पार्ट को नहीं देखेंगे और सबसे पहले ग्राफ को देख लेंगे तो कुछ समझेगा थोड़ी। बुक में तो आड़ा टेढ़ा कर रखा है, लेकिन हम थोड़ी आड़ा टेढ़ा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और फिर देखेंगे सारे के सारे ग्राफ्स को, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, हमको क्या काम है इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन का। सुनो भाई, अगर रिएक्शन रहेगी ही नहीं तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, और अगर इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं तो इक्विलिब्रियम को आप लोग स्टडी कहाँ से करोगे, समझे या नहीं समझे। इसलिए याद रखना है, अगर रिएक्शन ही नहीं रहेंगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कहाँ से आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगी, आप क्या पढ़ोगे, समझे या नहीं समझे। सेकेंड थिंग आपकी यहाँ पे जो है वो ये है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है ये आपको चैप्टर नंबर 6 फिजिकल केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री में रहेगा। इसलिए सारे के सारे एकदम ध्यान से देखो। ये बेसिक देखे बिना अगर आप डायरेक्टली वो वाले पार्ट को देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और अगर ये बेसिक वाला पार्ट देख के अगर आप फिर चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर देखते हो तो सेम पोर्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं तो फिर किस बात की देरी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को। चलिए देखते हैं भाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आपको ये जो कहना है इसका वो हम लोग देखते हैं। इसका कहना ये है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती है। अगर ये चीज़ को समझना है तो सबसे पहले आपको एक रिएक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए भाई सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन को। कंसिडर ए रिएक्शन, अगर रिएक्शन ही नहीं देखेंगे तो रेट कहाँ से पढ़ेंगे भाई उसका, मतलब रेट पढ़ने के लिए रिएक्शन तो देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। रिएक्शन आपकी ये है कि जो भी आपके लेफ्ट साइड में आता है, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड में आती है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, याद रखना है हमेशा इस चीज़ को। और जो भी चीज़ आपकी राइट साइड में आती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। अब बीच में कोई भी साइन हो सकता है इक्विलिब्रियम का होगा अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, हो सकता है नॉर्मल साइन होगा सिंगल एरो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग आप लोगों ने यहाँ पे जो नोट की वो ये है कि लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट होता है। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व आप लोगों ने जो किया वो ये है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है, एज द रिएक्शन प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती है, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करती है। तो आप लोग ये देखोगे समय के साथ साथ आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कम होते जाएगा। रिएक्टेंट जो है ये कम कम होते जाएगा। पहले बहुत सारा रिएक्टेंट था, फिर रिएक्टेंट थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। और प्रोडक्ट में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से रहता है। मतलब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, जब बहुत सारा रिएक्टेंट प्रेजेंट था तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ था। कुछ समय के बाद रिएक्टेंट थोड़ा कम हुआ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ गया। कुछ समय के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और कम हुआ तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और बढ़ गया। कुछ समय के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और कम हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और बढ़ गया, पूरा कम हो गया और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लास्ट में क्या हुआ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म हो गया, रिएक्टेंट रिएक्शन में से खत्म हो गया और क्या हुआ, पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट बन गया। समझे या नहीं समझे। मतलब यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो डायग्राम है ना, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। सो मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि ये अंकिता का रिएक्शन वाला डायग्राम है जो स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। जो भी लोग ये डायग्राम को देखेंगे उनको थ्योरी पार्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम मैंने उनके लिए इतने बढ़िया तरीके से फ्रेम किया है। अब ये डायग्राम क्या कहता है, इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कम होते जा रहा है। समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझे या नहीं समझे। चलिए भाई आगे बढ़ते। तो एज द रिएक्शन प्रोसीड, the concentration
द कंसंट्रेशन, जो भी आपका कंसंट्रेशन है भाई, जो भी आपका कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट का, जो भी आपका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो डिक्रीज होते जाता है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाता है। समझे या नहीं समझे भाई? आगे बढ़ेंगे। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट and the concentration of product increases। यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज़ जो ऑब्जर्व की वो ये ऑब्जर्व की, टाइम के साथ साथ भले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है, भले डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है भाई। ये टाइम के साथ साथ है, ये भी आपके टाइम के साथ साथ है। तो टाइम के साथ साथ बार बार बता रही था कि रट्टा हो जाए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। वही वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, सपोज मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में एरो के रिएक्टेंट आते, राइट हैंड साइड में एरो के प्रोडक्ट आते। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी आपका चेंज रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। यहाँ पे मैं रिएक्टेंट लिखूंगी और यहाँ पे मैं आपका प्रोडक्ट लिखूंगी, ठीक है। तो एक साइड में मैंने रिएक्टेंट लिखा है और एक साइड में मैंने आपका प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी चेंज तो हो रहा है ना भाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होना। भले वो इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो बात की बात है, लेकिन ये भी चेंज तो हो रहा है ना, ये भी चेंज तो हो रहा है ना। वो इंक्रीज डिक्रीज छोड़ो, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने इसके सामने भी डी लगाया, इसके सामने भी डी लगाया। टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है भाई, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों के नीचे में किसको लगाया? टाइम को लगाया। अब टाइम भी तो चेंज हो रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इसलिए टाइम के सामने भी क्या लगाया? डी लगाया। टाइम के सामने भी क्या लगाया? डी लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि टाइम भी तो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, टाइम भी तो चेंज हो रहा है साथ साथ, इसीलिए सभी के सामने क्या लगाया? डेल्टा लगाया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। समझे या नहीं समझे? चलिए, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए सेम हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। रिएक्टेंट अलग चीज़ है ना, प्रोडक्ट अलग चीज़ है, फिर दोनों के लिए सेम कैसे क्या आ गया है? सुनो भाई, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। अगर कोई भी चीज़ कम होती है तो हम उसको कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन से। समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते जा रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहा है, इसलिए प्रोडक्ट के सामने कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे। अब प्लस का साइन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि अगर प्लस लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और प्लस नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आता है, वो चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, इसीलिए तो उसके सामने क्या आया? माइनस आया। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब बुक में दोनों के दोनों ग्राफ दे रखे हैं, वो ग्राफ पहले दिए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले ग्राफ को मत पढ़ना, पहले इस थ्योरी पार्ट को पढ़ो, समझे, फिर ग्राफ को पढ़ना, ठीक है। बुक वालों ने आगे पीछे किया, हाँ आपको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है, उसी के नीचे एग्जैक्टली रेट वाला ग्राफ दे रखा है। आप एग्जैक्टली रेट वाले ग्राफ को तुरंत मत पढ़ो, पहले सिर्फ कंसंट्रेशन वाले को पढ़ो, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन रिलेटेड ही टॉपिक देखा है, तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर बाद में रेट का देखेंगे, क्योंकि रेट फिर बाद में अलग से और आने वाला है, तो फिर हम लोग उस वक्त रेट के ग्राफ को देखेंगे। चलिए भाई देखते हैं हम लोग जल्दी से ग्राफ को, जो रिलेटेड है कंसंट्रेशन के साथ साथ। चलिए भाई देखते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ, अभी हम लोग देख रहे हैं आपका ग्राफ,
इसी ग्राफ को आप जीराफ भी बोल सकते हो, जीराफ। जिराफ को देखते हैं, चलिए सारे के सारे। अरे भाई वो वाला जिराफ नहीं, ये तो अपना नॉर्मल सा ग्राफ है जिसको अपन जिराफ भी तो बोल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम को अभी हम लोग सारे के सारे देखने वाले हैं एकदम साथ में। चलिए समझते हैं हम लोग इस चीज़ को कि ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम एक्चुअली कहता क्या है। चलिए इस देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले एक रिएक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैं रिएक्शन को कंसिडर ही नहीं करूँगी तो समझेगा क्या। चलिए भाई रिएक्शन को देखते हैं। N2O4 जो है भाई वो आपको दे रहा है NO2। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अरे भाई वो आपने अलग वे में पढ़ा था, उस वक्त अभी हम लोगों ने कुछ अलग चीज़ देखी थी। अभी हम लोग कंसंट्रेशन देखने वाले, रिएक्शन सेम है तो क्या हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये है भाई आपका y एक्सिस, ठीक है। ये है भाई आपका x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे आप लोग जो ले रहे हो वो ले रहे हो कंसंट्रेशन को। y एक्सिस पे आप लोग कंसंट्रेशन को ले रहे हो, कंसंट्रेशन को, ठीक है। और x एक्सिस पे किसको लेंगे, टाइम को लेंगे। कंसंट्रेशन का ग्राफ हम लोग टाइम के साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताओ, ये जो N2O4 है ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। N2O4 एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, मतलब इस केस के लिए आपका जो N2O4 है वो रिएक्टेंट हुआ या प्रोडक्ट हुआ। सारे के सारे जोर से बोलेंगे भाई, रिएक्टेंट हुआ। और जो भी चीज़ एरो के राइट हैंड साइड में आती है वो होती क्या है, वो प्रोडक्ट होता है। तो जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट में आती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो भी चीज़ एरो के राइट में आती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। समझे या नहीं समझे। अभी कुछ बताया था, क्या बताया था कि जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते जाता है। जो भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते जाता है। ये डायग्राम कहीं और नहीं मिलेगा, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है। आप इस डायग्राम को अंकिता रेड डायग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सारे के सारे इस चीज़ में। अब आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना वो ये है। आगे आप लोग बोलेंगे बातें कम करो, हमको ग्राफ बताओ। चलिए देखते हैं ग्राफ को। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज विथ टाइम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। चलिए भाई कराएंगे डिक्रीज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो गया। समझे या नहीं समझे। देखो रिएक्टेंट क्या है आपका N2O4, इसलिए यहाँ पे लेबल कर देंगे कि भाई जो भी आपका N2O4 है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम रिप्रेजेंट करते, जो भी आपका N2O4 है उसका कंसंट्रेशन है ये। और यहाँ पे आपका N2O4 क्या है, यहाँ पे आपका N2O4 रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना भाई कि आपका N2O4 रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते जा रहा है, वही मैंने यहाँ पे दिखाया, कुछ नया नहीं किया है, वही चीज़ को भाई मैंने यहाँ पे दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट है जो कि एरो के राइट हैंड साइड में आता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ कि जो भी आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो क्या होते जा रहा है, वो इंक्रीज होते जा रहा है भाई, टाइम के साथ में इंक्रीज होते जा रहा है। इसलिए देखो मैं क्या दिखा रही हूँ, समझे या नहीं समझे। ज़रा ध्यान देना। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते जा रहा है। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। ये पहले बहुत ज़्यादा था, जब टाइम बढ़ा तो ये कम हुआ, टाइम और बढ़ा तो ये और कम हुआ। मेरे फिंगर की तरफ देखो, जब टाइम और बढ़ा तो ये और कम हुआ, टाइम और बढ़ा तो ये बस कम होते जा रहा है। मतलब कंसंट्रेशन जो है आपके रिएक्टेंट का, मतलब ही इस रिएक्शन में N2O4 का, वो टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है, वो आपके टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते जा रहा है। समझे या नहीं समझे। चलिए भाई आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट की, मतलब ही NO2 की, अगर मैं NO2 की बात करती हूँ जो कि यहाँ पे आपका इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। देखो भाई, जब टाइम 0 था तो ये बहुत कम था, जब टाइम बढ़ा
तो ये और बढ़ा, और बढ़ा, और टाइम बढ़ा, ये और बढ़ा, और टाइम बढ़ने से ये और बढ़ा। टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो भी आपका कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पार्ट अब ये है भाई, मैम इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पे आएगा वो भी ज़रा बता दो। चलिए भाई वो भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस स्टेट की, अगर मैं इस स्टेट की बात करती हूँ ना, इस स्टेट की, तो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है स्टेट पर। मतलब ये आपकी कौन सी स्टेट रहेगी? ये आपकी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट रहेगी। इस स्टेट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट। क्योंकि इस स्टेट पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, वो बस ऐसे ही चलता जाएगा, वो बस आपका ऐसे ही चलता जाएगा। अब वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, पहले हो गया। अब कुछ समय के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसका भी कंसंट्रेशन सीधा ही चलेगा, इसका भी कंसंट्रेशन सीधा ही चलेगा। अब वो वैरी नहीं होने वाला। अब ये भी ऐसा ऐसा ही जाएगा सीधा सीधा, ये भी सीधा सीधा ही जाएगा। अब वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? चलिए देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। चलिए भाई जल्दी से देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो क्या है ना, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है इसका यूज़ आपको 12th में आएगा, बट वहाँ पे आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा 12th में कि बेटा ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, अब पढ़ लो। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, वहाँ पे बस पढ़ना है, पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन से लॉ का पार्ट है। लेकिन अभी आपको लॉ ऑफ मास एक्शन ये पढ़ने में अभी 11th में पता चल रहा है। 12th में जाओगे ना, वहाँ पे कोई बताता नहीं है कि बेटा ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। वहाँ पे आपको खुद समझना है कि हाँ ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। समझे या नहीं समझे? चलिए देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे एकदम बढ़िया कड़क तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी आपका रेट रहता है केमिकल रिएक्शन का, जो भी आपका रेट रहता है भाई केमिकल रिएक्शन का, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट को किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जानना चाहती हूँ, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू दी concentration product, concentration product, concentration product of, concentration product of reactants। ठीक है, रेस टू दी पावर इक्वल टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेस टू दी पावर, मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए तो मैं हूँ टेंशन बस लेने का नहीं दूसरों को देने का, क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं है। रेस टू दी पावर इक्वल टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड, इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपका रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो भी आपका रेट होता है भाई, जो भी आपका रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, वो क्या होता है? वो इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आप इसी इक्वल को प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इक्वल टू लिखना है तो इक्वल टू लिखो, अगर आपको प्रोपोर्शनल टू लिखना है तो प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी आने के बाद में ही क्या होगा? इक्वल टू आएगा। तो ऐसा लिखते हैं। जो भी आपका रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो भी आपका रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसको प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये वाला प्रोडक्ट मत समझना राइट हैंड साइड में जो आ रहा है, ये प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे भी आपका रिएक्टेंट आएगा, यहाँ पे भी आपका रिएक्टेंट आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व क्या किया? यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो भी रेट होता है एट एनी इंस्टेंट, वो प्रोपोर्शनल होता है। जो स्टेटमेंट है ना बस वही लिखने का, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसको प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट,
और कंसंट्रेशन का भी क्या है, प्रोडक्ट है। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का। किसका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का, इसलिए रिएक्टेंट रिएक्टेंट लिखा। और यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे नहीं समझते, जब तक ये एप्लीकेशन ही नहीं देखेंगे इसका कैसे समझ में आएगा। चलिए भाई देखते हैं हम लोग सारे के सारे इसके बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन को। सपोज अगर मुझे दे दिया जाए a प्लस बी गिव्स सी, ये है आपका a प्लस बी गिव्स सी। आप लोग ही मुझे ज़रा बता दो, जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो भी चीज़ रिएक्शन के अंदर में एरो के राइट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मुझे किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को लिखना है, अगर मुझे किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को लिखना है एट इंस्टेंट, तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे सारे के सारे, बस मुझे इतना बता दो। इसी को आप प्रोपोर्शनलिटी साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए भाई रिएक्टेंट यहाँ पे कौन कौन है जल्दी से बता दो। यहाँ पे आपका ए भी एक रिएक्टेंट है, समझे या नहीं समझे भाई। यहाँ पे आपका बी भी तो एक रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि जो भी आपका रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का कोई भी इंस्टेंट पर, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसको प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। ए भी आपका एक रिएक्टेंट है, बी भी आपका एक रिएक्टेंट है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर में प्रोपोर्शनल होता है। किसको, रिएक्टेंट को। गलती से भी वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लाने का, ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, याद रखो भाई सारे के सारे। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। समझे या नहीं समझे। अब ए के सामने में कोई भी नंबर नहीं है, जब कोई भी नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1। बस देखने का, जिसके सामने कोई भी नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1। बस देखने का नजरिया चाहिए। तो ए के सामने में है 1, इसलिए ए की पावर में भी क्या आएगा, 1। बी के सामने में है 1, बी की पावर में भी क्या आएगा, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा देखा होगा फिजिक्स और मैथ्स में, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक आता है इक्वल टू और एक आता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट। समझे या नहीं समझे। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में हटाते हैं दो चीज़ें वो लेके आता है, इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और ये वाली चीज़ आपकी एज इट इज़ है भाई। समझे या नहीं समझे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या जाना, यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि जो भी आपका रेट है वो रेट डिनोट कर रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, वो रेट जो है वो डिनोट कर रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे वो आपको डिनोट कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए लो इसका स्क्रीनशॉट सारे के सारे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ, आप लोग बोलेंगे इजी एग्जाम्पल तो करा दिया मैम, थोड़ा हमको हार्ड एग्जाम्पल तो कराओ। चलिए भाई कराते हैं हार्ड एग्जाम्पल, इतना भी हार्ड नहीं है लेकिन अच्छा खासा एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं भाई हम लोग इस चीज़ को। यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर सपोज यहाँ पे आ जाए एक्स ए, चलिए इसको मैं कुछ और वर्ड से रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब आपको और आसानी जाए। सपोज मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्लस मैं ले रही हूँ आपका वाई, यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपका वाई बी, और यह आपको कुछ ना कुछ देगा लेटर से जेड, ठीक है। ये है आपका बी और ये है आपका सी। अब आप लोग ही मुझे बता दो, जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सारे के सारे रिएक्टेंट बोलते हैं। ये दोनों के दोनों है आपके रिएक्टेंट। याद रखना ये जो एक्स और वाई है, दिमाग में कुछ ना था मैम ये इसके लिए कोई वर्ड नहीं है क्या, ये एक्स और वाई के लिए, अरे भाई है ना, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, स्टोइकियोमेट्री। ये वर्ड सुनने में और बोलने में बड़ा ही अजीब है, बट इसको देखो कैसे बोलने का, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर सपोज मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है,
सपोज मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है, वो भी एट इंस्टेंट पर। एट इंस्टेंट पर अगर मुझे रेट लिखना है भाई इस रिएक्शन का, तो मैं कैसे लिखूंगी? अभी हम लोगों ने देखा था, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट हम लोगों को एट एनी इंस्टेंट लिखने का है, तो उसी का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद में हमेशा क्या आता है? कुछ ना कुछ कांस्टेंट। और फिर क्या लिखा था? लॉ ऑफ मास एक्शन ने मुझे ये बताया कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का एट एनी इंस्टेंट, वो इक्वल होता है सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, और उसके बाद में कंसंट्रेशन किसका आता है? रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे आपके ए भी आपका रिएक्टेंट है और भाई बी भी तो आपका रिएक्टेंट है। कुछ लोग इतने पागल रहते वो सी भी लिख देते, वो सोचते सी भी तो रिएक्शन में आया तो मैं सी भी लिख दूंगा। आप ही गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप सबने मेरा क्लास किया, मेरी नाक मत कटाना भाई। बस इतना याद रखना कि अगर रिएक्शन की बात कर रहे हैं और अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का है तो हमेशा पहले इक्वल्स टू आता है, फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है और फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आते हैं। तो ए भी आपका रिएक्टेंट है, बी भी आपका रिएक्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ लिखा। आगे का पार्ट आपका ये है, ए के सामने में क्या आया? एक्स आया, तो ए की पावर में क्या आएगा? एक्स। बी के सामने में क्या आया? वाई आया, तो बी की पावर में क्या आएगा? वाई। एक नारा मेरा सब लोग याद रखेंगे, या नारा ये है कि जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है ना वो हमेशा पावर में जाती है। स्टोइकियोमेट्री हमेशा पावर में जाती है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा पावर में जाती है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा पावर में जाती है। जो भी आपकी स्टोइकियोमेट्री थी वो कहाँ पे आई? वो पावर में आई। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कभी भी मत लिखना। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपका प्रॉब्लम नंबर 12.1। चलिए गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 12.1 को। और ये जो आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12.1, ये दे रखा है भाई आपको पेज नंबर 179 पर, ठीक है। राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, रेट इक्वेशन क्या चीज़ है? ये जो ये वाला कंप्लीट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट का इक्वेशन, मतलब ही रेट इक्वेशन, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है C+O2, C+O2 गिव्स CO2, ये पहला एग्जांपल दिया है। सेकंड एग्जांपल आपको जो दे रखा है वो ये है कि जो भी आपका KClO3 है, KClO3, उससे आपको दे रखा है ट्वाइस ऑफ KCl प्लस थ्राइस ऑफ O2। ये दोनों के दोनों रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं भाई। अब आपको आगे का पार्ट यहाँ से सॉल्व करने का है। चलिए देखते हैं। अब आगे का पार्ट यहाँ पे ये है, आपको रेट इक्वेशन लिखना है, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। चलिए वो तो आपका यू का आपने, वो आप लोग यू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन ये भी आएगा एट एनी इंस्टेंट, ये भी आपको एट एनी इंस्टेंट पे लिखना है। यहाँ पे भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। कब लिखना है? एट एनी इंस्टेंट। चलिए देखते हैं। सबको पता है कि रेट में पहले इक्वल्स टू आता है, फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। आगे बढ़ते, आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जो भी चीज़ एरो के राइट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो एरो के लेफ्ट में C+O2 आ रहा है, मतलब ये आपके इस रिएक्शन के अंदर में रिएक्टेंट है। क्लियर है भाई इतना? चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन लिखना है, प्रोडक्ट का कभी मत लिखना। चलिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C, प्रोडक्ट और यहाँ पे है O2 भी कंसंट्रेशन है ये, मतलब C और O2 रिएक्टेंट है, तो मैंने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन लिख दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट आ रहा है, मतलब ये आपका क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा? KClO3, ठीक है भाई, ये आपका रिएक्टेंट है। याद रखना भाई, याद रखना, कभी भी गलती से ये मत लिख देना, ठीक है। याद रखना है आपको ये चीज़ को कि सिर्फ रिएक्टेंट ही आता है, प्रोडक्ट नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया?
सही लिख दिया क्या मैंने? अरे भाई नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्स और वाई तो लिखे ही नहीं, गलत हो जाएगा। सुनो भाई सुनो, जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है? 1 होता है। बस देखने के लिए नजरिया चाहिए। यहाँ पे भी होगा 1। अब सी के सामने में आया 1 नंबर। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है? पावर में जाती है। ये है 1। सी के सामने आया 1 नंबर, सी की पावर में क्या आ जाएगा? 1 नंबर। O2 के सामने आया 1 नंबर, O2 की पावर में क्या आ जाएगा? 1 नंबर। नीचे आओ नीचे। यहाँ पे KClO3 लिखने का KCl और O2 मत लिखना, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कभी नहीं लिखते। आगे बढ़ेंगे। KClO3 के सामने में कौन सा नंबर आया? 2 नंबर आया। KClO3 के सामने कौन सा नंबर आया? 2 नंबर आया। तो KClO3 के पावर में भी कौन सा नंबर जाएगा? 2 नंबर। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है? पावर में जाती है। सामने वाला नंबर हमेशा कहाँ पे जाता है? पावर में जाता है। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। आप लोग सोच रहे होंगे मैम आपने रेट वाला ग्राफ तो पढ़ाया नहीं। अरे भाई, रेट वाला ग्राफ तो मैं तभी पढ़ाऊंगी ना जब रेट वाला टॉपिक आएगा। चलिए, अब आने वाला है आपका रेट वाला टॉपिक, मतलब अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग लेने वाले हैं रेट वाले ग्राफ को, पहले उसके टॉपिक को, फिर रेट वाले ग्राफ को। चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, उस पार्ट को। चलिए भाई देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख रहे हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप के इक्विलिब्रियम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसी को आप के सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों वे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये चीज़ समझना है मतलब रेट समझना होगा। अगर रेट समझना है तो किसको लिखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स रिएक्शन को। चलिए लिखते हैं रिएक्शन को। अब मुझे एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है भाई, ये मेरी रिएक्शन है। दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम यहाँ पे एरो कौन सा आएगा? आप लोग ही मुझे बता दो भाई। रिएक्शन, इस टॉपिक का नाम ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब रिएक्शन भी कौन सी वाली रहेगी? इक्विलिब्रियम वाली रहेगी। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रहेगी तो साइन कौन सा आएगा? इक्विलिब्रियम का आएगा। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? समझ गए सारे के सारे? चलिए, अब जो भी चीज़ लेफ्ट टू राइट जाती है, लेफ्ट टू राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। जो भी चीज़ राइट टू लेफ्ट आती है, राइट टू लेफ्ट, उसको हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी तो बोलते हैं ना भाई। रिवर्स रिएक्शन भी तो बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सारे के सारे। अब आगे का पार्ट यहाँ पे ये है, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन की मैं अगर बात करती हूँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन में मैं क्या लिखूँगी? फॉरवर्ड रिएक्शन में A + B से आपको C + D मिल रहा है। ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है। देखो भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका एंडिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, अगर मैं बात करती हूँ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो बैकवर्ड रिएक्शन मेरी किस टाइप से रहेंगी ज़रा ध्यान देना। बैकवर्ड रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बैकवर्ड रिएक्शन में एरो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है। स्टार्टिंग क्या है? ये है। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन आपकी यहाँ से यहाँ शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है भाई? ख़त्म कहाँ पे हो रही है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन? वो ख़त्म हो रही है A + B पे। ये समझ में ज़रा आना चाहिए। देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन मेरे यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ। कहाँ से? यहाँ से यहाँ। तो A + B लेफ्ट में है और C + D राइट में है। जैसा दिखा वैसा लिख दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बैकवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, रिवर्स रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो स्टार्ट हो रही है भाई यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से।
मतलब ये स्टार्टिंग है इसलिए C+D और एंडिंग क्या है A+B। समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मुझे रेट लिखने का है, अगर मुझे रेट लिखने का है फॉरवर्ड रिएक्शन का, अगर मुझे रेट लिखने का है फॉरवर्ड रिएक्शन का, कुछ लोग बोलेंगे हम लोग कौन सा देखें, ये रिएक्शन देखें ये आप लोग ही मुझे बता दो। अगर मुझे अगर मुझे सपोज कोई शॉप में जाना है, सपोज अगर मुझे कोई शॉप में जाने का है, लेट अस से मेरी कोई शॉप है, शॉप दिख तो नहीं रही है, घर दिख रहा है। अगर मैं को सपोज कोई शॉप में जाना है, इसका नाम है शॉप, ठीक है, यहाँ पे 2 शॉप है, ठीक है भाई, यहाँ पे 2 शॉप है, ठीक है। अगर मुझे सपोज लेट अस से मुझे टी शर्ट खरीदना है, लेट अस से मुझे टी शर्ट खरीदना है, ठीक है। ये शॉप है आपकी टी शर्ट की और ये शॉप है आपकी जीन्स की ये शॉप। अब मुझे टी शर्ट खरीदना है तो आप लोग ये बताओ मैं टी शर्ट के शॉप में जाऊंगी या जीन्स के शॉप में जाऊंगी? मुझे तो टी शर्ट खरीदना है भाई, तो मुझे ऑफ कोर्स टी शर्ट वाले शॉप में ही जाना पड़ेगा ना। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर मुझे टी शर्ट चाहिए तो मुझे टी शर्ट वाले शॉप के अंदर ही जाना पड़ेगा, और अगर मुझे जीन्स चाहिए तो मुझे जीन्स वाले शॉप के अंदर ही जाना पड़ेगा। समझ गए ना? बिल्कुल उसी टाइप से ही। अगर मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है तो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को देखूंगी या बैकवर्ड रिएक्शन को? अरे भाई अब भी बताया ना, अगर मुझे टी शर्ट चाहिए तो मैं टी शर्ट वाले शॉप में लूंगी एंट्री। अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना है तो मैं किसको देखूंगी? फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, सबसे पहले इक्वल्स टू, फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और फिर क्या आता है भाई, फिर क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे लेफ्ट में कौन आया? रिएक्टेंट आया। लेफ्ट में हमेशा रिएक्टेंट आता है, लेफ्ट में हमेशा रिएक्टेंट आता है। समझे या नहीं समझे भाई? ठीक है, तो कंसंट्रेशन मतलब के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, या आप इसको रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं इसलिए 1 1 लिख दो। समझ गए ना सारे के सारे? बस वही वाली चीज़ है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड का लिखना था इसलिए फॉरवर्ड को ही देखना, आपकी नज़र ऊपर ऊपर नहीं जानी चाहिए, नीचे लिखेंगे। अगर मुझे रेट लिखने का है भाई बैकवर्ड रिएक्शन का, अगर मुझे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखने का है तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या आएगा? इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट। इसको बैकवर्ड कर दो, इसको फॉरवर्ड कर दो। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर मुझे जीन्स खरीदना है तो मैं जीन्स के शॉप में जाऊंगी ना। तो अगर मुझे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना है तो मैं बैकवर्ड रिएक्शन को ही देखूंगी। बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर में रिएक्टेंट क्या है? CD है। CD मतलब वो CD नहीं रे बाबा, ये CD। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से। अब क्या होगा भाई, अब जरा ध्यान दो। अगर मैं बात करती हूँ इक्विलिब्रियम की, क्योंकि टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब मुझे निकालना भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है मतलब मुझे स्टेट कौन सी कंसिडर करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या? एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पे लिखूंगी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है? स्टार्टिंग में ही 2 टर्म्स बताए थे। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है भाई? जो भी आपका रेट होता है ना फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो इक्वल हो जाता है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड। इसी को हम लोग रिवर्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये देखा था आज के क्लास में सबसे स्टार्टिंग के डेफिनेशन के वक्त। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? ये है आपका भाई KF, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है भाई? KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अब 1 को नहीं लिखा तो भी चलेगा। अगर मैं सपोज इसको ऐसा लिखती हूँ KF अपॉन KB, KF अपॉन KB जो होता है वही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। उसी को आप लोग KC से भी रिप्रेजेंट करते हो। इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे इसको लिखने का है, सपोज KF के नीचे KB गया तो यहाँ पे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C
इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। समझे या नहीं समझे भाई? क्या जाना है यहाँ पे? एक्चुअली हम लोगों ने ये जाना कि जो भी आपका KF है अपॉन जो भी KB है, ठीक है, उसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसी को Kc से पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ CD अपॉन डी। अब यहाँ से कुछ डिराइव हुआ क्या? हाँ भाई हुआ। क्या हुआ? डिराइव आपका ये हुआ कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको अपन लोग Kc या K इक्विलिब्रियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब एक जल्दी से ग्राफ कंसिडर करते हैं जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अब ग्राफ आपका क्या है भाई, जरा ध्यान देना। ग्राफ आपका क्या है कि अगर आपको सपोज मैं रेट का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलती हूँ, हो गया भाई आपका इंतजार खत्म, क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग रेट का ग्राफ, ठीक है। चलिए तो रेट का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक रिएक्शन को लिखूंगी, N2O4 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2। दिमाग में क्वेश्चन आता है, अरे यार शिट, ये रिएक्शन फिर से यहाँ पे आ गई, लेकिन अलग कंसेप्ट के साथ में आई है, ठीक है। चलिए N2O4 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 यहाँ पे आपको दे रखा है। सबसे पहली चीज़, ऊपर वाला एरो हमेशा फॉरवर्ड, नीचे वाला एरो हमेशा क्या रहेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड को ही हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? रिवर्स। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सारे के सारे। चलिए भाई चलिए बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रेट की, अगर मैं बात करती हूँ रेट की भाई, रेट की अगर मैं बात करना चाहती हूँ, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो भी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके रेट की मैं बात करना चाहती हूँ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट कौन है? ये है। ज़रा ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना। अगर आपको ऐसा ही कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग फिर इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं लिखती हूँ, अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसिडर करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसिडर करती हूँ ना भाई, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब रिएक्टेंट आपका क्या हुआ? N2O4 और प्रोडक्ट आपका क्या हुआ? NO2। समझ गए ना? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपका ये हुआ, प्रोडक्ट आपका ये हुआ। जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट में आती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और ये आपका प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करती हूँ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करती हूँ भाई, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या जाना? बैकवर्ड रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? यहाँ से। इसलिए पहले मैं लिखूंगी ये, ठीक है भाई। और आगे क्या बनेगा आपका? N2O4। समझे या नहीं समझे सारे के सारे? जल्दी से बता दो भाई, बस जल्दी से बता दो सारे के सारे, समझे या नहीं समझे? वही वाली चीज़ है, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन यहाँ से चालू हो रही है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे। देखो जरा कहाँ से? फॉरवर्ड यहाँ से, बैकवर्ड यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए N2NO2 और यहाँ पे आएगा N2O4। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। यहाँ पे आपके एरो के जो लेफ्ट में आ रहा है वो क्या रहेगा? रिएक्टेंट, और ये क्या रहेगा भाई? प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे रेट लिखना है, अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है और मुझे अगर इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है, ये आपका रहेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट रहेगा, और ये आपका रेट रहेगा किसके लिए भाई? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ये आपका रेट रहेगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। क्या करते हैं? इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? N2O4, तो N2O4, N2O4 के सामने कोई नंबर नहीं है, 1 है तो पावर में भी 1 आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्टेंट कौन है? NO2। एरो के लेफ्ट में कौन आया? NO2। NO2 के सामने में कौन सा नंबर है? 2। NO2 की पावर में कौन सा नंबर जाएगा? 2। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है? पावर में जाती है। चलिए भाई देखते हैं हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, देखो भाई रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, सारे ध्यान देना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि है y एक्सिस पे,
और यहाँ पे है आपका टाइम जो कि है भाई आपकी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ज़रा ध्यान देना क्या होने वाला है यहाँ पे, ये होने वाला है कि अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करती हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की मैं बात करती हूँ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो भी आपका रेट है वो डिक्रीज होते जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, और जो भी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, तो ये है आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए लिख देते हैं, ये है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है भाई ये, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, वो है आपका इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 की पावर 1, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करती हूँ ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है भाई, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ आता है इक्विलिब्रियम। ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक तो बनता ही है इतने बढ़िया वीडियो के लिए भाई, कहाँ गए तुम्हारे सारे लाइक और कमेंट, जल्दी से लाइक करो सारे के सारे। थैंक यू।